तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम मनी इन्फ्लेशन का अर्थ तथा विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई उसकी डेफिनेशंस देख चुके थे। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मुद्रास्फीति के विभिन्न रूप या उसके प्रकारों की। तो मनी इन्फ्लेशन को हम 3 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं कि गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, परिस्थितियों के आधार पर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन सिचुएशंस, तथा लास्ट है कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेज। तो हम वन बाय वन इन तीनों ही आधारों पर मनी इन्फ्लेशंस के जो डिफरेंट टाइप्स है उनकी आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति। इसमें फर्स्ट है मॉडरेट इन्फ्लेशन या साधारण मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की सिचुएशन में कीमतों में धीमी गति से वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्राय सिंगल डिजिट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, यह मुद्रास्फीति की दर 0.1%, 2%, 4%, 9% इस प्रकार से होगी। इस स्थिति में लोगों का मुद्रा में विश्वास बना रहता है। लोग मुद्रा में दीर्घकालीन समझौते करने से नहीं हिचकिचाते, क्योंकि उनको विश्वास रहता है कि मुद्रा का मूल्य यदि भविष्य में चेंज होगा तो आज की तुलना में इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। वे अपने धन को रियल असेट्स के रूप में बदलने के बजाय उसे मुद्रा के रूप में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें मुद्रा के मूल्य की स्थिरता में विश्वास होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1980 से 90 के दशक में जो चीन में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर रही 5.9% और जापान में जो मुद्रास्फीति की दर 1.7% रही, वो साधारण मुद्रास्फीति में ही इंक्लूड की जाएगी। इसके अलावा जापान में 1999 से 2000 की अवधि में मुद्रास्फीति की दर मात्र 0.1% ही रही। इसे भी हम मॉडरेट इन्फ्लेशन में ही इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन या तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति। इसे हम दौड़ती हुई मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं। इस प्रकार की मुद्रास्फीति प्राय 2 या 3 डिजिट्स में देखने को मिलती है, अर्थात इसमें मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 2 या 3 डिजिट्स में पहुंच जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10%, 50%, 100%, 300% आदि हो, अर्थात 2 या 3 डिजिट में हो, तो हम इसे गैलोपिंग या दौड़ती हुई इन्फ्लेशन कहेंगे। 1990 से 2001 की अवधियों में इस प्रकार की मुद्रास्फीति विश्व के कई देशों में देखी गई। जैसे कि 1990 से 2001 में ब्राजील में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 168% व जॉर्जिया में 279% रही, जो कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन का ही एग्जाम्पल है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति की सिचुएशन में देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। रियल इंटरेस्ट रेट बड़ी मात्रा तक ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव हो जाती है। लोग अपने पास वस्तुएं व सेवाएं इकट्ठे करने लगते हैं, मकान खरीदने लगते हैं और ब्याज पर उधार देना बंद कर देते हैं। लोग अपनी मुद्रा इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशों में भेजने लगते हैं, अर्थात देश में मुद्रा पर उनका विश्वास उठ जाता है, जिससे घरेलू विनियोग काफी घट जाता है। अतः इस प्रकार की मुद्रास्फीति से देश की अर्थव्यवस्था काफी गड़बड़ा जाती है। नेक्स्ट है अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन। इस प्रकार की स्थिति में कीमतें प्रतिवर्ष अप्रत्याशित ढंग से बढ़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, बोलोविया में 1985 में यह 11,700% रही। इसी प्रकार से अर्जेंटीना में 1990 में मुद्रास्फीति की दर 2,314% रही, जो कि हाइपर इन्फ्लेशन की ही सिचुएशन है। इस प्रकार हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशंस में मुद्रा की वास्तविक मांग बहुत बढ़ जाती है। लोग अपनी मुद्रा को खर्च करने की भरसक और शीघ्र कोशिश करते हैं। सरकार मुद्रा प्रसार या मुद्रा इन्फ्लेशन की क्रियाएं तेजी से करने लगती है। इस प्रकार से इस सिचुएशन में मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। लॉर्ड रॉबिन्स का मत है कि इस स्थिति में आर्थिक असंतुलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और संभवतः हिटलर जैसी हस्तियां भी हाइपर मुद्रास्फीति की देन है। ये कथन कि सामान्य काल में लोग जेब में पैसा ले जाते हैं और टोकरों में खाद्य पदार्थ लाते हैं, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में टोकरों में लोग पैसा लेके जाते हैं और जेबों में खाद्य पदार्थ लाते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन की भीषणता या भयावहता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से यहाँ हमने गति या तीव्रता के आधार पर
मनी इन्फ्लेशन के तीनों टाइप्स की स्टडी कर ली है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि परिस्थितियों या सिचुएशंस के आधार पर मुद्रास्फीति कौन कौन से प्रकार की हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट है युद्धकालीन मुद्रास्फीति अर्थात वार टाइम इन्फ्लेशन। युद्धकालीन मुद्रास्फीति की सिचुएशन में युद्ध के समय अनुत्पादक व्यय तथा वस्तुओं और सेवाओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने से मूल्यों में काफी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि युद्ध के समय रक्षा उपकरणों पर काफी व्यय किया जाने लगता है और रक्षा उपकरण या रक्षा से संबंधित जो उपकरण हैं या वस्तुएं या सेवाएं उनकी मांग काफी बढ़ जाती है। तो जब उनकी मांग बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई नहीं हो पाती तो इस सिचुएशन में प्राइसेस बढ़ती है इनकी, और जैसे ही इनकी प्राइसेस बढ़ती है युद्ध से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की, तो इसे हम कहते हैं युद्धकालीन मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है पोस्ट वार इन्फ्लेशन अर्थात युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति। युद्ध की समाप्ति के पश्चात युद्ध से जो अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए भारी मात्रा में पूंजी विनियोग और व्यय किया जाता है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई को तत्काल नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए मूल्यों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा आ जाती है और वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा मुद्रा की मात्रा की तुलना में नहीं बढ़ पाती। परिणाम स्वरूप कीमत स्तर बढ़ता है और इस प्रकार जो कीमत स्तर बढ़ता है उसे हम कहते हैं युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति अर्थात पोस्ट वार इन्फ्लेशन। लास्ट है इसमें शांतिकालीन विकास स्फीति अर्थात पीस टाइम डेवलपमेंट इन्फ्लेशन। जब सरकार आर्थिक विकास संबंधित कार्यों पर भारी मात्रा में व्यय करती है ताकि अल्पकाल में लोगों की वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाया जा सके, तो इससे अल्पकाल में मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है, किंतु उत्पादन इतनी शीघ्रता से और तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता, उसमें कुछ समय लगता है। परिणाम स्वरूप इस समयावधि में कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार जो मनी इन्फ्लेशन क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं पीस टाइम डेवलपमेंट इन्फ्लेशन। इस प्रकार ये हुआ परिस्थितियों के आधार पर मुद्रास्फीति अर्थात मनी इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन सिचुएशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति अर्थात मनी इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेज। इसमें फर्स्ट है मांग जन्य स्फीति अर्थात डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो इस सिचुएशन में अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर बढ़ जाता है अर्थात सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसे हम कहते हैं मांग जन्य स्फीति या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है लागत जन्य स्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागतों में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, अर्थात जब कीमतों में वृद्धि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के मुकाबले श्रमिकों की मजदूरी में अधिक वृद्धि के कारण या श्रमिकों द्वारा ऊंची मजदूरी निर्धारण में सफलता प्राप्त करने पर या कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण आदि कारणों से होती है, जिससे उत्पादन लागतें बढ़ जाती है, फलस्वरूप कीमत स्तर बढ़ जाता है, तो हम इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है करेंसी इन्फ्लेशन अर्थात चलन स्फीति। जब देश में करेंसी की मात्रा में वृद्धि होती है या नई पत्र मुद्रा निर्गमित करने से मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि हो जाती है तो इस सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है उसे हम करेंसी इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है साख स्फीति अर्थात क्रेडिट इन्फ्लेशन। जब देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को साख निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है तथा व्यापारिक बैंक भी अत्यधिक साख निर्माण करते हैं तो इस साख वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीति को साख स्फीति या क्रेडिट इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन जनित स्फीति अर्थात प्रोडक्शन बेस्ड इन्फ्लेशन। जब कभी कुछ कारणों से उत्पादन घट जाता है तो मांग की तुलना में पूर्ति के घटने से अर्थात मांग की तुलना में पूर्ति घट जाती है तो इस स्थिति में मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे हम उत्पादन जनित स्फीति या प्रोडक्शन बेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आयातित इन्फ्लेशन अर्थात इम्पोर्टेड स्फीति।
जब किसी देश का भुगतान संतुलन अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट निरंतर पक्ष में रहता है तो एक्सपोर्ट किए जाने वाले देशों से पूंजी व विदेशी पूंजी बैंकों में जमा होने लगती है। इससे साख तथा मुद्रा दोनों की पूर्ति देश में बढ़ जाती है, जिसे हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात हमारा दूसरे देश के साथ या विदेशों के साथ एक्सपोर्ट सरप्लस पे हैं तो वो लोग हमारे एक्सपोर्ट्स के बदले में हमें भुगतान करेंगे, जिससे हमारे देश में मनी और साख की मात्रा बढ़ जाएगी और इस प्रकार से जो मनी इन्फ्लेशन क्रिएट होगा उसे हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहेंगे। नेक्स्ट है डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन अर्थात हीनार्थ प्रेरित स्फीति। स्फीति की इस सिचुएशन में मुद्रा का प्रसार डेफिसिट के कारण होता है। जब सरकार अपने खर्चों की पूर्ति नोट छाप कर करती है तो इससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और इसे हम हीनार्थ प्रेरित स्फीति कहते हैं। प्रोफेसर पॉल ईजिंग ने इसे बजटीय स्फीति भी कहा है। अर्थात जब गवर्नमेंट रेवेन्यू पब्लिक रेवेन्यू अर्थात सार्वजनिक राजस्व पब्लिक एक्सपेंडिचर की तुलना में कम होता है तो इन दोनों के गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट नई पत्र मुद्रा जारी करे तो इसे हम डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहेंगे। नेक्स्ट है लाभ स्फीति अर्थात प्रॉफिट इन्फ्लेशन। जब युद्ध काल में उद्योगपतियों के लाभों में अप्रत्याशित वृद्धि होती है और वे उसे मशीनों व अन्य अभावों के कारण विनियोग नहीं कर पाते बल्कि उपभोग बढ़ाते हैं तो उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने से जो मूल्य स्तर में वृद्धि होती है उसे हम लाभ स्फीति कहते हैं अर्थात प्रॉफिट इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है खुली तथा दबी मुद्रा स्फीति ओपन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। जब लोगों की बढ़ी हुई आय उपभोग पर बिना नियंत्रण व्यय की जाती है तो वस्तुओं के भाव काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसे हम ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके अलावा जब उपभोग पर लगाए गए नियंत्रणों राशन आदि से जो काला बाजार के मूल्य बढ़ते हैं अथवा मनोवैज्ञानिक कारणों से मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे हम सप्रेस्ड या दबी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण व आंशिक या अर्ध मुद्रास्फीति। प्रोफेसर किन्स के अनुसार पूर्ण मुद्रास्फीति उस समय उत्पन्न होती है जब पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि मूल्यों में वृद्धि करती है, जबकि पूर्ण रोजगार के बिंदु के पूर्व मुद्रा में वृद्धि होने से अर्थात मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से आंशिक रूप से उत्पादन बढ़ता है और आंशिक रूप से मूल्यों में वृद्धि होती है। अतः पूर्ण रोजगार के बिंदु के पूर्व मूल्यों में जो वृद्धि होती है वह आंशिक या अर्ध मुद्रास्फीति अर्थात पार्शियल या सेमी इन्फ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट है अधिविनियोग स्फीति अर्थात ओवर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन। जब देश में क्षमता से अधिक पूंजी का विनियोग किया जाता है तो उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं की मांग में तीव्र वृद्धि होने से उनके मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीति को हम अधिविनियोग स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार नियंत्रण स्फीति फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इन्फ्लेशन। जब इंपोर्ट्स पर नियंत्रण लगा दिया जाता है और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की नीति अपनाई जाती है तो इस सिचुएशन में वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति घटने से मूल्यों में वृद्धि होने लगती है और इसे हम विदेशी व्यापार नियंत्रण स्फीति अर्थात फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इन्फ्लेशन कहते हैं। लास्ट है डीवैल्यूएशन इन्फ्लेशन अर्थात अवमूल्यन जनित स्फीति। जब देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में अवमूल्यन कर दिया जाता है अर्थात देश की करेंसी का मूल्य अदर नेशंस की करेंसी की तुलना में घटा दिया जाता है जानबूझकर, तो अन्य बातों के समान रहते हुए आयातों में अर्थात इंपोर्ट्स में कमी हो जाती है और निर्यातों में यानी एक्सपोर्ट्स में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हमारे देश की मुद्रा का मूल्य घट गया है। अर्थात विदेशों के लिए ये लाभप्रद होगा कि वो हमारी वस्तुएं और सेवाएं खरीदे, क्योंकि वह उन्हें कंपैरेटिवली सस्ती मिलेगी, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और हमारी देश की करेंसी का वैल्यू घटा दिया गया है, डिवैल्यूएट किया गया है उसे, तो इंपोर्ट्स में कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए अब जो दूसरे देश के प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मूल्यों में वृद्धि होने लगती है,
क्योंकि हमारे यहाँ इंपोर्ट्स तो कम हो रहे हैं और हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं, यानी वस्तुएं सेवाओं की मात्रा हमारे देश में घट जाएगी, जिससे जो उपलब्ध वस्तुएं सेवाएं हैं उनके मूल्य बढ़ जाएंगे और इसे हम कहेंगे अवमूल्यन जनित स्फीति अर्थात डिवैल्यूएशन इन्फ्लेशन। इस प्रकार इस वीडियो में हमने मुद्रास्फीति के विभिन्न आधारों पर जो डिफरेंट टाइप्स है उनकी स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मनी इन्फ्लेशन के कारण क्या है तथा उसका विभिन्न वर्गों पर या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।